दोस्तों इस वीडियो में मैं एएसएम लिस्ट का अपडेट दूंगा। एएसएम लिस्ट क्या है? एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स जो सेबी ने लगाया है पर्टिकुलर स्टॉक्स पे जिनका मूवमेंट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है। ये डाउट पैदा करता है कि ये मूवमेंट कहीं कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या करता है सेबी, इनको पर्टिकुलर स्टेज में डाल देता है। एक बार सेबी ने अगर स्टॉक को एएसएम लिस्ट में डाल दिया तो उस स्टॉक पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि वो स्टॉक की मूवमेंट सर्किट में डाल दिया था कि 5% का सर्किट लगेगा या 10% का लगेगा या 15 का या 20 का लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से स्टेज में गया है। पहले देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक किस किस लिस्ट में है। तो ये मेरे पास पूरी एएसएम लिस्ट है जो मैंने एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करी है। आप भी जाके एनएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि एएसएम बेसिक इसका डेफिनेशन मैंने नोट किया हुआ है कि जो मार्केट की मैनिपुलेशन होती है कि कुछ स्टॉक्स में, जैसे अगर उसका मार्केट कैप कम है तो उस स्टॉक में क्या है कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही उस स्टॉक को मूव करवा सकते हैं। तो उस मूवमेंट की जो मैनिपुलेशन है उसको रोकने के लिए जो सेबी क्या करता है, उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को एएसएम लिस्ट में डाल देता है ताकि कोई बाकी जो बड़ा लोग उसको मैनिपुलेट ना कर सके और रिटेलर्स इससे थोड़ा सा बच सके। तो सबसे पहले देखते हैं अदानी के जो स्टॉक्स आप देख रहे होंगे कि इतना हाई लगाने के बाद लास्ट के 2-3 महीने में पूरा एएसएम लिस्ट में आ गए हुए हैं सारे, और सारे के सारे स्टेज 4 में हैं। स्टेज 4 में आने के बाद क्या होता है कि स्टॉक पे 5% का सर्किट लग जाता है। ये देखें अदानी ग्रीन यहाँ पे स्टेज 4 में है, अदानी पावर स्टेज 4 में है, अदानी ट्रांसमिशन स्टेज 4 में है, और एंजल ब्रोकिंग यहाँ पे स्टेज 1 में है। ATGL दिस इज अदानी टोटल गैस लिमिटेड, ये भी स्टेज 4 में। ये मेरे पास ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 में आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये स्टॉक अभी भी मैं होल्ड करता हूँ। अदानी गैस भी है मेरे पास और अदानी पावर भी है। प्रॉब्लम आएगा कि अगर स्टॉक लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में चला जाएगा तो वो भी अगर स्टॉक का फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, 3 महीने के लिए वो स्टेज 4 में रहेगा, मतलब 90 डेज का टाइम पीरियड है कि वो स्टेज 4 में ही रहेगा। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा फिर कि इंट्राडे जो ट्रेडिंग होगा वो सिर्फ 5% का सर्किट में चला जाएगा, और जो आपको ट्रेड करना होगा उसमें आपको 100% मार्जिन चाहिए। अगर आपके पास पूरा जैसे 1 लाख के आपको शेयर चाहिए तो अगर 1 लाख रुपए आपके है तो तभी आप शेयर ले पाएंगे इसमें। उसमें क्या है कि आप सेम डे को शेयर सेल नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने आज खरीदे तो आपके जो शेयर में अकाउंट होंगे वो T+3 दिन के बाद आएंगे। जैसे आज लिए तो जैसे थर्सडे या फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को आप उस शेयर को सेल कर पाएंगे। तो ये ट्रेडर के लिए एक तरह से नेगेटिव है। बट हाँ, जो एग्जिस्टिंग अगर कोई एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो अच्छा है फंडामेंटल्स जिसके अच्छे हैं, अगर वो स्टेज 4 में आ गए हैं तो उसका काफ़ी करेक्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर वो बेटर है कि आप ऐसे स्टॉक ढूंढें जो फंडामेंटली अच्छे हैं और स्टेज 4 में है, बट धीरे धीरे वो स्टेज 3 में जाएंगे, फिर स्टेज 2 में जाएंगे, फिर स्टेज 1 में जाएंगे। एक बार स्टेज 1 में आ गए स्टॉक तो उसके बाद वो वहाँ से निकलने का उसके चांसेस बहुत ईजिली बन जाएगा। तो आप ये अपॉर्चुनिटी ढूंढे कि कौन कौन से स्टॉक जो अभी स्टेज 4 में है जो आपको चांसेस दे रहे हैं बाई करने का। जैसे एक मैं शेयर का नाम बता सकता हूँ, जैसे अभी CDSL है, एक काफी करेक्ट हो चुका है, 1600 के लेवल से 1200 के लेवल पे आ गया है। तो ये अभी भी स्टेज 4 में है 90 डेज के लिए। तो आई थिंक 1-1.5 महीना हो गया और 1-1.5 महीना और बाकी है। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो एडिशनल सर्वेलेंस मेजर का है। ये भी एनएससी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया था। इसमें पूरा का पूरा बताया गया है कि कौन से स्टॉक को क्यों एएसएम लिस्ट में डाला गया है और उसका एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा और कितने दिन तक ये स्टॉक एएसएम लिस्ट में रह सकता है, कि कितना उसका अपर सर्किट है, कितना उसका लोअर सर्किट है। ये पूरा का पूरा उसका प्राइस बैंड भी बताया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले कुछ शॉर्टलिस्ट किया हुआ है एएसएम फ्रेमवर्क के लिए कि किन बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर स्टॉक को एएसएम लिस्ट में डालेंगे। तो सबसे पहला जो वेरिएशन है यहाँ पे मुझे दिखा रहा है वो है यहाँ पे हाई टू लो वेरिएशन, कि मतलब स्टॉक का हाई कितना है और स्टॉक का लो कितना है। अगर एक स्टॉक का प्राइस सपोज 100 चल रहा है और वो स्टॉक 1 महीने में 200 हो गया तो वो उसका जो लो हो जाएगा वो 100 होगा और उसका जो हाई हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो अगर वो जो 100% मूवमेंट है अगर वो एएसएम लिस्ट के क्राइटेरिया में आती है तो वो सेबी इसको वापस एएसएम लिस्ट में डाल देगा। फिर उसके बाद आता है क्लाइंट कंसंट्रेशन। क्लाइंट कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है कि कंपनी के पास लाखों शेयर है तो उसमें है कि जो ऊपर के 10 बंदे हैं उनके पास 50,000 शेयर हैं। आप समझ रहे हैं कि 10% लोगों के पास 50% शेयर हैं, वो है क्लाइंट कंसंट्रेशन। ऐसा तो नहीं कि वो पर्टिकुलर 10% लोग ही पूरा का पूरा मूवमेंट करवा रहे हैं।
फिर है क्लोज टू क्लोज वेरिएशन। इसमें है कि क्लोज प्राइस लास्ट, जैसे लास्ट डे फिर नेक्स्ट डे, ऐसे पर्टिकुलर 5-6 दिन या महीने के अंदर हर एक क्लोज प्राइस को सेबी मेजर करेगा। अगर उसके क्राइटेरिया में बैठेगा तो इसको वापस एएसएम लिस्ट में डाल देगा। एक मार्केट कैप है, ये बेसिकली जो एएसएम लिस्ट है ये छोटी कंपनियों के लिए है कि जिनका 1000 या 2000 या 3000 छोटा मार्केट कैप या स्मॉल कैप पे कंपनियां बोल सकते हैं हम। लार्ज कैप पे ये एएसएम लिस्ट नहीं लगती है। ये स्मॉल कैप के कुछ मिड कैप में, ये मिड कैप में ज़्यादातर ये स्टेज 1 या स्टेज 2 पे लगा है। कोई मैंने देखा है जिसपे स्टेज 4 लगा हो। वॉल्यूम का वेरिएशन भी एक बात आ गई। अगर वो 10% जो मैंने पहले पॉइंट बात किया था कि क्लाइंट कंसल्टेशन से ही वॉल्यूम वेरिएशन होगा, अगर 10% लोग ही पूरा का पूरा स्टॉक मैनिपुलेट कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम का वेरिएशन भी वहीं से आएगा। फिर देखेंगे कि उसका डिलीवरी परसेंटेज कहीं अनएक्सपेक्टेड तो नहीं हो रहा है, लास्ट के 1 मंथ से या लास्ट के पिछले 3-4 मंथ से कुछ अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम डिलीवरी तो नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या रीजन है। दोस्तों उसके आता है नंबर ऑफ यूनिक पैन्स और पी। नंबर ऑफ यूनिक पैन्स का तो सेम फंडा है जो क्लाइंट कंसल्टेशन का है, क्योंकि पैन डीमैट अकाउंट से लिंक होगा। फिर है पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इसका भी एक क्राइटेरिया सेबी ने सेट किया है कि अगर किसी स्टॉक का पी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ही कम हो जाए तो उसका भी एक क्राइटेरिया बनाए। मैं ये 3-4 क्राइटेरिया को आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे स्टॉक जो एक एएसएम लिस्ट में जाता है, और बाद में मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि स्टॉक कैसे कितना बड़ा था और क्यों वो एएसएम लिस्ट में डाला गया है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा था वो था हाई टू लो प्राइस वेरिएशन। सो हाई टू लो प्राइस वेरिएशन में क्या है कि लास्ट के 3 महीने में, या देखें यहाँ पे आपने, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि लास्ट के 3 महीने में अगर स्टॉक का प्राइस 150% से ज़्यादा बढ़ता है और जो स्टॉक का बीटा है, मतलब उसका जो वोलेटिलिटी है निफ्टी की वेरिएशन से ज़्यादा होता है, मतलब कि मेरा स्टॉक आज 100 रुपया है और 3 महीने बाद स्टॉक का प्राइस 250 हो गया है, तो वो 150% बढ़ जाएगा। अगर वो 150% बढ़ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बट निफ्टी का जो वेरिएशन है वो चेक करेगा। निफ्टी अगर लेट्स सपोज कि 20% ही बढ़ा है 3 महीने में, तो ये स्टॉक का एक क्राइटेरिया बन जाएगा कि इसको अब एएसएम लिस्ट में डालने का टाइम आ गया है। अब इसके साथ है एंड भी है, तो वो सेकंड क्राइटेरिया भी वो स्टॉक को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है इस केस में कि कंसंट्रेशन ऑफ टॉप 25 क्लाइंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25% ऑफ द कंबाइंड ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ एनएससी एंड बीएससी इन द लास्ट 30 डेज। इसका मतलब क्या है कि ये सेबी चेक करेगा कि जो उस स्टॉक में जो टॉप 25 लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, अगर उनका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के 25% से ज़्यादा हुआ तो ये भी एक क्राइटेरिया बनेगा उसको ऐड करने का। ये वॉल्यूम को चेक करेगा लास्ट के 30 दिन में। एक स्टॉक है, ठीक है, उसमें लाखों इन्वेस्टर्स हैं, लाखों, जैसे हम लोग रिटेल इन्वेस्टर लाखों हैं, बट जो 25 लोग हैं उसमें, जो टॉप के 25 लोग हैं, अगर वो पूरा का 25% से ज़्यादा का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं तो ये क्राइटेरिया बन जाएगा, क्योंकि सेबी ये एक काइंड ऑफ मैनिपुलेशन हो जाएगा स्टॉक के लिए। और थर्ड है इसमें कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए जब वो इस सेबी इसको रिव्यू कर रहा होगा। सेकंड इसमें क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन। ये वही है कि अगर स्टॉक का जो क्लोज प्राइस है, ये देखें यहाँ पे लास्ट के 60 दिनों में ट्रेडिंग डेज में 100% ज़्यादा हो जाएगा निफ्टी के वेरिएशन से, तो ये भी एक क्राइटेरिया बन जाएगा। तो जो टॉप, ये सेम जो सेकंड जो कंसंट्रेशन वाला पॉइंट है वो सेम जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये सेम पॉइंट वही है, और उसका मार्केट कैप भी 100 करोड़ ही बोला गया है। जो थर्ड पॉइंट है वो है इसमें, ये भी क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन है, बट ये अभी 365 डेज में है। और जो साथ में उसका जो क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया क्या है, और हाई टू जो प्राइस का लो वेरिएशन है वो 200% से ज़्यादा हो जाए निफ्टी से, तो दोनों मिला के भी एक क्राइटेरिया बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे 365 में लो और हाई प्राइस का जो वेरिएशन है 200% निफ्टी के वेरिएशन से ज़्यादा हो जाए। बट इस केस में क्या है कि कंपनी का मार्केट क्या 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, पहले क्या था 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, अब ये है कि 500 करोड़ से ज़्यादा वाली कंपनियों पे इम्पैक्ट करेगा। और इसमें जो लास्ट कंसिडरेशन वाला ये पॉइंट सब में है कि कहीं 25 जो टॉप क्लाइंट है वही तो नहीं है सारा कि सारा का सारा वॉल्यूम मैनिपुलेट कर रहे हैं। बाकी क्राइटेरिया भी सिमिलर से हैं, कुछ वॉल्यूम को लेके हैं, ये देखिए यहाँ पे कि उसका एवरेज वॉल्यूम 10,000 से ज़्यादा हो रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, डिलीवरी कम हो रहा है, मार्केट कैप 500 से ज़्यादा है, कंसंट्रेशन वाला पॉइंट तो सब में कॉमन है। उसके बाद एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर स्टॉक का जो प्राइस है, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन है, वो 25% से ज़्यादा हो जाए, किससे हो जाए, अपने इंडेक्स से।
मतलब कोई स्मॉल कैप का स्टॉक है और इंडेक्स है उसका, तो स्मॉल कैप का अगर मूव 25% ज़्यादा हो जाए 15 दिन में, ठीक है, तो एक क्राइटेरिया। अगर 30 दिन की बात करें यहाँ पे तो 50% अगर ज़्यादा हो जाए, अगर 3 महीने में बात करें और 90% से ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई स्टॉक स्मॉल कैप का स्टॉक है, कोई बहुत सारे स्टॉक है स्मॉल कैप का, अगर वो उसका मूव पूरा स्मॉल कैप इंडेक्स से 90% से ज़्यादा का मूव हो जाए 3 महीने में, तो ये भी एक क्राइटेरिया बन जाएगा उसको एएसएम लिस्ट में डालने का। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, सिमिलर वे में सारे वॉल्यूम से या उसके क्लोजिंग प्राइस से अपने इंडेक्स से ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाए, या उसमें ज़्यादा 100% 200% मूव आ जाए किसी पर्टिकुलर 2 महीने में 3 महीने में, ऐसा मूव आ जाए तो वो सब एक क्राइटेरिया बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगर कोई भी स्टॉक ऊपर वाले सारे किसी क्राइटेरिया में फिल हो जाएगा तो वो उसको डायरेक्ट स्टेज 4 में डाल दिया जाएगा। स्टेज 4 में डालने के बाद क्या होगा कि जब T+3 डेज के बाद, T+3 डेज का मतलब है कि जब उस स्टॉक को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था वो था टी डे, ठीक है, उसके 3 दिन के बाद से उस पे ये सारे जो एएसएम लिस्ट वाला है सब लग जाएगा उस पे। उसके बाद क्या रहेगा, वो मिनिमम 90 डेज तक स्टेज 4 में रहेगा। 90 डेज कंप्लीट होने के बाद उसको क्या करेंगे, स्टेज वाइज रिव्यू। तो स्टेज वाइज रिव्यू होगा। अगर स्टॉक का मूवमेंट फिर से सस्पिशियस ना लगा 90 डेज के बाद भी, और ऊपर वाले किसी क्राइटेरिया को फिर से उसने कहीं फिल तो नहीं कर दिया, अगर फिल नहीं किया तो वापस इसको क्या करेंगे, स्टेज 3 में डालेंगे, फिर स्टेज 2 में डालेंगे, फिर स्टेज 1 में डालेंगे। अगर ये किसी क्राइटेरिया में फिर से फिट हो गया तो इसको अब फिर से वही स्टेज 4 में ही रहना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।